हेलो दोस्तों, हम एविडेंस एक्ट का पार्ट 3 कर रहे थे। उसमें 113 तक हो गया था, 114 कर रहे थे। तब कोई मुझे ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से बंद हो गई थी वीडियो। अब हम आगे करते हैं। तो ये देखते हैं हम सेक्शन 114। 114 बताता है न्यायालय किन्हीं तथ्यों का आश्रित उपधारित कर सकेगा। तो ये कह रहा है कि न्यायालय को अगर कोई तथ्य हैं उनके बारे में अगर उसे लगता है कि ये फैक्ट मिले हैं तो उनके आधार पर वो ये उपधारणा कर सकेगा, हाँ ऐसा हुआ होगा। जैसे न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का आश्रित उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय आचरण, लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए संभावित समझता है। न्यायालय को परिस्थितियों को देख कर लगता है न्यायालय को हाँ ऐसा हुआ होगा, तो फिर न्यायालय क्या मानेगा, हाँ ऐसा ही हुआ होगा, वो उपधारित कर सकेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे। इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। तो ये कहता है ए कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, कोई माल है जिस पे चुराया हुआ है और उस पे चोरी के उपरांत जिस व्यक्ति का कब्जा है, तब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, तो न्यायालय यह मानेगा या तो उसने वो सामान चुराया है और या उसने चुराया हुआ सामान खरीदा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 114 ए। 114 ये बताता है बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन से सहमति के न होने के कारण। तो अगर कोई लड़की है तो ये कहता है 114 बलात्संग के मामले में सहमति के न होने की उपधारणा के बारे में बताता है। तो ये कहता है, और ये 1983 में जोड़ा गया था, और ये कहता है यदि अपराध आईपीसी की धारा 376 की किसी उपधारा के अंतर्गत हुआ है, ठीक है, कोई आईपीसी के सेक्शन 376 की उपधारा के अंतर्गत कोई भी अपराध हुआ है, यदि स्त्री कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि उसकी सहमति नहीं थी। ठीक है, तो ये 114 ए बताता है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 18। चैप्टर 18 विबंधन के बारे में बताता है, स्टॉपल के बारे में। तो इसमें कितने सेक्शन है? इसमें हमारे 3 सेक्शन है, 115, 116 और 117। हम 115 देखते हैं। तो 115 कहता है स्टॉपल के बारे में, और स्टॉपल में बताया गया जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोक द्वारा अन्य व्यक्ति के विश्वास आशय कराया है कि या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब ना तो उसे और न उसके प्रतिनिधियों को अपने और ऐसे व्यक्तियों के या उसके प्रतिनिधियों के बीच किसी वाद या कार्रवाई में उस वाद की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा। तो 115 कह रहा है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को झूठ बोलकर किसी बात को सत्य होने का विश्वास दिला रहा है कि ये बात सत्य है, और दूसरा व्यक्ति विश्वास करके उसके अनुसार वो कार्य कर लेता है, तो पहले व्यक्ति को अपनी बात पर पलटने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने उसे क्या दिया है, विश्वास दिलाया है। इसे कहते हैं हम स्टॉपल का सिद्धांत। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोई झूठ, भले ही वो झूठ बोल रहा है, पर उसने क्या, उसे सत्य होने का विश्वास दिलाया है सामने वाले को, और फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, कोई अपना कार्य है वो कर लिया है और उस पर विश्वास करके, उसके बाद वो कहता है अगर वो बात बदलना चाहता है तो फिर वो नहीं बदल सकता। इसे स्टॉपल का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो ये कह रहा है ए साहस्य और मिथ्या रूप से बी को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि ए की है, और एतम द्वारा बी को उसे क्रय करने का उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। अब ए ये बताता है बी को कि ये भूमि मेरी है, और कहता है कि मैं बेच रहा हूँ, तुम इसके पैसे दे दो और तुम खरीद लो मुझसे। अब होता क्या है, तत्पश्चात भूमि ए की संपत्ति हो जाती है, मतलब पहले तो नहीं थी, फिर उसकी वो संपत्ति हो गई कुछ दिन बाद, जैसे उसके पिता की होगी अब उसकी हो गई, तो अब वो मना करता है बेचने के लिए। तो फिर न्यायालय स्टॉपल लगाएगा और ये कहेगा जब आपने उससे कहा था और उसे विश्वास दिलाया था, तो अब ये स्टॉपल का सिद्धांत लग गया, आपको वो प्रॉपर्टी देनी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 116। 116 कह रहा है अविधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्ति के निबंधन। ये अविधारी और कब्जाधारी के बारे में बताता है। तो ये बताता है हमारा 116। तो ये 116 क्या बता रहा है, 116 बता रहा है कब्जाधारी जिसका कब्जा है उसके बारे में, और जो मालिक है उसके बारे में निबंधन के बारे में बताता है। तो ये कहता है यदि कोई व्यक्ति स्वयं को स्थावर संपत्ति का मालिक कहता है, किराएदार उसकी इच्छा से आता है, तो वह व्यक्ति यही नहीं कह सकता कि वह मालिक नहीं है। ठीक है, इतना सा इसमें 116 में कहा जा रहा है। 116 में ये कह रहा है ये मालिक और कब्जा मतलब किराएदार के बारे में
निबंधन के बारे में बताता है 116। और 116 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, उस यदि कोई व्यक्ति स्वयं को उस स्थावर संपत्ति का मालिक कहता है और किराएदार क्या करता है, उसकी इच्छा से उसमें किराए पर रूम ले लेता है, अब वो उसमें रहने लगता है, अब ये नहीं कह सकता वो कि हाँ ये मालिक नहीं है। ठीक है, तो ये स्टॉपल है 116 में। अब 117 कहता है विनिमय पत्र की प्रतिज्ञता, उपनिहिति या अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति का विबंधन। तो यहाँ 3-4 चीज़ों का विबंधन के बारे में बताता है। विनय पत्र की प्रतिज्ञता के बारे में, उपनिहिति के बारे में, अनुज्ञप्तिदारी के बारे में ये बताता है 17 में। तो ये कहता है विनिमय पत्र की प्रतिज्ञता का विबंधन, डिग्रीदारी का विबंधन। ठीक है, तो ये कह रहा है अंदर, ये बताता है कि किसी विनिमय पत्र या डिग्री पाने वाले व्यक्ति को यह नहीं कहने दिया जाएगा कि विनिमय पत्र लिखने वाले को या डिग्री देने वाले को ऐसा अधिकार नहीं था। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 क्या कहता है, किसी विनिमय पत्र या डिग्री पाने वाले व्यक्ति को यह नहीं कहने दिया जाएगा कि जो विनिमय पत्र जिसने बनाया है या जिसने डिग्री दी है उसे ये अधिकार नहीं था। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 9। और चैप्टर 9 बताता है हमारा साक्षियों के विषय के बारे में। ठीक है, इसमें सेक्शन है 118। 118 कह रहा है कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो ये सेक्शन 18 कहता है सभी व्यक्ति साक्ष्य दे सकते हैं। ये कह रहा है सभी व्यक्ति साक्ष्य दे सकते हैं, बच्चे, कोई बहुत छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा है या कोई रोगी है जिसे कोई कुछ पूछा जाए वो समझने में असमर्थ है, कोई बात पूछी जाए तो उससे समझने में असमर्थ है, तो वो लोग नहीं दे सकते और सारे लोग साक्ष्य दे सकते हैं। ये कहता है 118। 118 क्या कहता है, 118 ये कहता है सभी व्यक्ति साक्ष्य दे सकते हैं, पर जो अधिक बूढ़ा है या कोई बच्चा है या कोई रोगी है जिससे कोई बात पूछी जाए उसे वो समझने में असमर्थ है, उन्हें छोड़ के हर कोई व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है। ये हमारा कहता है सेक्शन 18। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 119 पे। और 119 कहता है साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। अब ये 118 बताता है मूक साक्षी के बारे में, और ये कहता है जो लोग बोलने में असमर्थ हैं वे संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा या लिखकर साक्ष्य दे सकते हैं। तो अगर वो लिखकर जो साक्ष्य देंगे और या इशारों द्वारा देंगे या चिन्हों द्वारा देंगे तो उस साक्ष्य को हम मौखिक ओरल एविडेंस ही मानेंगे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो वो लिख कर भी दे सकते हैं, तो हमें उसे कैसा मानेंगे, कैसा साक्ष्य मानेंगे, उसे हम ओरल ही एविडेंस मानेंगे। अब आ जाते हैं हम 120। 120 कहता है सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी। तो ये सिविल मैटर में भी बता रहा है और क्रिमिनल मैटर में भी बता रहा है। तो ये क्या कह रहा है, पति पत्नी, तो ये बताता है पति पत्नी के बारे में, तो ये पहले बता दिया सिविल मैटर में, और दूसरा बता रहा है इसी में सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पति या पत्नियां और दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी। तो कह रहा है सभी सिविल कार्रवाई में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम होंगे, किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिविल तथा दांडिक कार्रवाई में वाद के पक्षकार के रूप में पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। ठीक है, वाद के पक्षकार के रूप में क्या होंगे, सक्षम साक्षी होंगे। ये बता रहा हमारा 120। अब आ जाते हैं 121। 121 कहता है न्यायिक, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बारे में बता रहा है 121। और 121 कहता है, ये कहता है कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। तो ये किसके बारे में बताता है, तो ये बता रहा है न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बारे में बताता। तो ये कहता है कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने आचरण के बारे में वो कार्य के समय पता चले किसी तथ्य के, अगर कोई न्यायाधीश है या मजिस्ट्रेट है, कोई अपना कार्य कर रहा है तब उसे कोई बात का पता चले किसी तथ्य के बारे में, किसी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है, अपने कोर्ट में कार्य कर रहा था, तभी उसके सामने कोई घटना हो गई, अब उसे साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। हाँ बुला सकता है, पर उससे बड़ा कोई वरिष्ठ न्यायालय है वो बुला सकता है गवाही लेने के लिए। ठीक है, साक्ष्य देने के लिए। ये कहता है 121। अब आ जाते हैं हम 122। 122 कहता है विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संशोधन। अब ये कह रहा है कोई दो व्यक्ति हैं जो उनके बीच वैवाहिक संबंध है, अब उन दोनों के बीच कोई दी गई सूचना है
तो उन्हें न्यायालय नहीं मांग सकता। तो ये कह रहा है विवादित स्थिति में दी गई सूचना के बारे में बताता है। तो ये 122 कहता है विवादित स्थिति में पति या पत्नी द्वारा दी गई सूचना किसी कार्रवाई में उस सूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किए जाएंगे जब तक उनके स्वयं के बीच में विवाद ना हो। तो ये क्या कह रहा है, जो पति पत्नी है उन्होंने एक दूसरे को क्या सूचना दी है उसे न्यायालय में मांगा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा 122। अगर उन दोनों के बीच में ही विवाद है तो फिर वो दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात के बारे में सूचना है तो वो बता सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 123। 123 कहता है राज्य का कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य। तो 123 ये कह रहा है कोई व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई साक्ष्य ऐसा है जो देश की सुरक्षा के लिए या राज्य की सुरक्षा के लिए अब उस प्रकाशित भी नहीं किया गया है और उसे अभी रखा गया है। ये प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे निर्धारित करेगा जैसा करना वह ठीक समझे। तो ये कह रहा है 123 कोई व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, कब तक विवश नहीं किया जाएगा, परंतु पर इसमें एक परंतु भी है, परंतु उस विभाग के प्रमुख ऑफिसर की आज्ञा से साक्ष्य को लिया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम 124। 124 कहता है साक्ष्य की सूचनाओं के बारे में। तो ये कह रहा है कोई भी लोक सेवक राज्य की सूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये हमारा 124 बताता है। 124 कहता है कोई साक्ष्य की सूचना है तो उसके लिए कोई लोक ऑफिसर है उसे विवश नहीं किया जाए कि नहीं आप सूचना दो। अब आ जाते हैं हम 125। ये कह रहा 125 कहता है अपराध के करने के बारे में जानकारी। तो ये कहता है कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को अपराध की जानकारी कहाँ से मिली है ऐसा बताने के लिए उन्हें विवश नहीं किया जाएगा। ये बताता है हमारा 125। 125 क्या कहता है, अगर देखा होगा जैसे कोई आपके मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई अपराध हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पुलिस आ जाती है, पर किसी ने तो उसे कॉल किया होगा ना पुलिस को, तो फिर पुलिस आ जाती है और आगे की कार्रवाई करती है, पर ये नहीं पता चलता किसने किया है। तो ये यहीं पे बताया गया है 125 में कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को अपराध की जानकारी कहाँ से मिली है ऐसे बताने के लिए वो विवश नहीं किया जाएगा। 126 बताता है वृत्ति संसूचनाओं के बारे में। तो ये 126 कहता है वृत्ति संसूचनाओं के बारे में। तो ये कह रहा है कोई भी बैरिस्टर अटर्नी या प्लीडर या वकील, कोई भी बैरिस्टर अटर्नी प्लीडर या कोई वकील अपने कक्षीकार द्वारा दी गई किसी सूचना को उसकी इच्छा के बिना प्रकट नहीं करेगा। और कोई बैरिस्टर अटर्नी वगैरह के पास कोई व्यक्ति आया है, क्लाइंट आया है, अगर वो कोई सूचना देता है तो उसे वो क्या करेगा, उसकी इच्छा के बिना उसे कहीं किसी को नहीं बताएगा, उसके मतलब कोई साक्ष्य नहीं देगा। कोई क्लाइंट किसी दस्तावेज को या किसी सलाह को जो उसके प्लीडर या वकील ने दी है उसे प्रकट नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों के लिए बता दिया गया है। तो 126 बताता है वृत्ति संसूचनाओं के बारे में और ये कह रहा है कोई भी बैरिस्टर अटर्नी या प्लीडर या वकील अपने क्लाइंट को द्वारा, जो क्लाइंट है उसने जो भी सूचनाएं दी, मतलब जो भी केस करके आया है अपराध के बारे में उसने सारी बात बता दी कि हाँ ऐसे ऐसे किया था मैंने, भले ही उसने अपराध किया हो, तो उसको अब उस सूचना को जो वो होगा जो प्लीडर अटर्नी या वकील है वो कहीं उसे साक्ष्य में उपयोग में नहीं लेगा। ये बताया गया हमारा 126 में। और इसी में बताया गया है कि कोई क्लाइंट किसी दस्तावेज को या किसी सलाह को जो उसके द्वारा प्लीडर या वकील ने दी है उसे वो प्रकट नहीं करेगा, वो भी प्रकट नहीं करेगा हमारे वकील ने इसके लिए क्या हमें बताया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा 127। 127 में बताया गया है धारा 126 दुबासियों पर भी लागू होगी। अब आ जाते आगे 128। 128 कहता है साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्यम होने से विशेषाधिकार अधित्यज्ञ नहीं हो जाता। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब हम ये आ जाते हैं 129 पर। 129 बताता है विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना। तो ये कहता है विधि सलाहकार है उनकी गोपनीय संसूचना के बारे में बताता है 129। तो ये कहता है कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय सूचना को जो उसके विधि सलाहकार के बीच हुई है, मतलब कोई क्लाइंट है और उसका विधि सलाहकार है, उसके बीच कोई गोपनीय कोई सूचनाएं हुई हैं, कोई बात हुई है, न्यायालय में प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह न्यायालय में साक्षी के तौर पर पेश न हो तथा ऐसी सूचना प्रकट करना न्यायालय को आवश्यक लगता हो। तो कब करा सकता है, अगर न्यायालय को लग रहा है कि नहीं इससे
प्रकट कराना चाहिए तो न्यायालय करा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 130 में। 130 बताता है जो साक्षी पक्ष का नहीं उसके हक विलेखों को पेश किया जाना। ये कह रहा है कोई जो साक्षी है, जो साक्षी पक्ष का नहीं, कोई विटनेस है, वो पार्टी तो है नहीं, पर उसके हक विलेखों को पेश किया जाना। तो ये कह रहा है जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को पेश करना। तो कह रहा है कोई व्यक्ति जो पक्षकार नहीं है अपनी किसी संपत्ति का हक पत्र, कोई ऐसा दस्तावेज जिससे वह संपत्ति का गिरवी ग्राही या बंधकदार बना हो, मतलब उसने प्रॉपर्टी को या तो गिरवी रखा हो या बंधकदार बना हो, कोई ऐसा दस्तावेज जो उसे किसी दायित्व में फांसे पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा लिखित करार ना हुआ हो। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, वो अपराध में फंस गई है, अब उसे क्या, उसे उसने पहले से ही गिरवी ले लिया है, गिरवी है या ये गिरवी रख लिया है या बंधकदार है वो, तो उस प्रॉपर्टी को वो कोई बंधकदार हो, कोई ऐसा दस्तावेज जो उसे किसी दायित्व में फंसाएगा उस प्रॉपर्टी से संबंधित पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा लिखित करार ना हुआ हो। ये बताता है हमारा 130। अब हम आ जाते हैं 131 में। 131 बताता है ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता है। तो ये कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट है किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अगर उसे कहा जाए कि अगर उसे पेश करो पर वो मना कर सकता है। तो ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं उस दस्तावेज को पेश करने से इनकार करता है तो वह उसे पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 132। 132 कहता है इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसे हम अच्छे से देखते हैं। तो ये कह रहा है न्यायालय किसी साक्षी को, कोई विटनेस आया है, उसे किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश कर सकता है चाहे वह उत्तर उसे अपराध में ही फंसाए, फिर वो चाहे वो जो उत्तर वो दे उससे वो अपराध में भले ही फंस जाए पर उसे उत्तर देना ही होगा। ये 132 कहता है। 132 कहता है अगर न्यायालय कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उसे उत्तर देना होगा जो विटनेस उसने बुलाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 133 सहअपराधी के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है सहअपराधी सक्षम साक्षी होगा। तो ये सीधी बात है, जो सहअपराधी है वो सक्षम साक्षी होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही तो उसने अपराध किया है ना। तो कह रहा है सहअपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ साथ अपराध किया, उससे अच्छा तो कोई नहीं जानता। ठीक है, और कोई दोष सिद्धि के लिए अवैध नहीं है कि वह किसी सहअपराधी की संपुष्टि पर साक्ष्य के आधार पर की गई है। अब आ जाते हैं हम 134। 134 कहता है साक्षियों की संख्या। तो ये कह रहा है साक्षियों की संख्या कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, और एक साक्षी भी हो सकता है और 50 साक्षी भी हो सकते हैं, 100 साक्षी भी हो सकते हैं, कितने भी विटनेस बुलाए जा सकते हैं न्यायालय में। ये कह रहा है 134। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 10। चैप्टर 10 बताता है साक्षियों की परीक्षा के विषय में। साक्षी की परीक्षा के विषय में बताता है हमारा चैप्टर 10 में हमारे सेक्शन दे रखे हैं 135 से 166। तो इसमें पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन कहता है, चैप्टर 10 का पहला सेक्शन कहता है साक्षियों के पेश करो और उनकी परीक्षा का क्रम। तो ये बताता है साक्षियों को पेश करने के लिए और परीक्षा का क्रम कैसा होगा। तो ये कह रहा है न्यायालय साक्षियों की परीक्षा तथा उनके पेश करने के तरीकों को तय करेगा। तो कौन करेगा? न्यायालय करेगा, चाहे वो दांडिक केस हो या सिविल केस हो। न्यायालय बताएगा कि कैसे किसी साक्ष्य का पेश किया जाएगा और परीक्षा की जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 136। 136 कहता है न्यायाधीश साक्षी की ग्राह्यता के बारे में निश्चित करेगा। तो ये कह रहा है न्यायालय निश्चित करेगा कि तथ्य सुसंगत हैं या नहीं है। मतलब वो एविडेंस तो तुम दे दोगे पर ये डिसाइड न्यायालय करेगा। न्यायालय निश्चित करेगा कि तथ्य सुसंगत हैं या नहीं तथा वह साक्ष्य में ग्राह्य किए जाएं या नहीं। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये न्यायालय डिसाइड करेगा। ये बताता है हमारा सेक्शन 136। अब 137 पे आ जाते हैं। तो 137 बताता है कि ये बताता है परीक्षाओं के बारे में कि कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। तो कह रहा है किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है। तो पहला बताता है जो मुख्य परीक्षाओं के बारे में बताता है, परीक्षाओं की डेफिनेशन के बारे में बता रहा है। तो पहले बताते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। तो ये कह रहा है उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है अगर वो परीक्षा करता है तो उसे कहेंगे हम मुख्य परीक्षा।
प्रतिपरीक्षा, तो ये कह रहा है विपरीत पर जो विपक्षी है, जो पार्टी का विपक्षी पक्षकार है, अगर वो परीक्षा करता है तो हम कहेंगे प्रतिपरीक्षा। और जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा की है, अगर वही पुनः उसकी परीक्षा करता है तो उसे हम कहेंगे पुनः परीक्षा। तो ये परीक्षा 3 तरह की परीक्षाएं होंगी। तो पहले देखेंगे मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा उस पक्षकार द्वारा की जाएगी जो उसे बुलाता है, ठीक है। और प्रतिपरीक्षा तो ये कह रहा है उस पक्षकार, उस विपरीत पक्षकार द्वारा की जाएगी, मतलब एक्स पार्टी द्वारा की जाएगी। और कह रहा है पुनः परीक्षा, तो कह रहा है प्रतिपरीक्षा के बाद वापस उसी पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था, अगर वो परीक्षा करता है तो हम उसे पुनः परीक्षा करेंगे। इसमें डेफिनेशन बताई गई है 137 में और क्रम बताया गया है 138 में। अब 138 कहता है परीक्षाओं का क्रम। तो ये कह रहा है कौन सी परीक्षा किस क्रम में की जाएगी, तो ये बताता है हमारा 138। तो 138 कहता है सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद प्रतिपरीक्षा होगी, और प्रतिपरीक्षा होने के बाद, ठीक है, अगर लगता है तो उसे पुनः परीक्षा होगी। पहले होगी मुख्य परीक्षा, दूसरी होगी प्रतिपरीक्षा, फिर प्रतिपरीक्षा होने के बाद फिर होगी पुनः परीक्षा। अब आ जाते हैं हम 139। 139 कहता है किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सामान्य व्यक्ति की तत्परीक्षा। और कोई, तो ये कह रहा है किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की तत्परीक्षा। तो ये कह रहा है अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था और उसके लिए सम्मान किया गया है किसी व्यक्ति को, अब उसकी परीक्षा के बारे में बता रहा है। तो ये कहता है कि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता, तथा यदि और जब तक उसे साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। ये बताता हमारा 139। और 139 कहता है यदि किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन किया गया है और वह आ जाता है, वह साक्षी नहीं माना जाएगा, और जब तक वह साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाता और ना ही उसकी प्रतिपरीक्षा की जाएगी। अब आ जाते हैं आगे। तो ये कह रहा है 140 सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। 140 कहता है सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के बारे में बताता है। तो ये कहता है सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारा 151। ये बताता है सूचक प्रश्न। 141 बताता है हमारे सूचक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है 141 कहता है ऐसा प्रश्न जो ऐसे उत्तर को सुझाता है जो पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है, उसे हम क्या कहेंगे, सूचक प्रश्न कहेंगे। तो सूचक प्रश्न क्या है कि अगर कोई वही प्रश्न जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है वही उत्तर वो जानना चाहता है जो वो इंडिकेट कर रहा है, तो वो प्रश्न क्या कहे जाएंगे, सूचक प्रश्न। तो ये सूचक प्रश्न के बारे में क्या कहा गया, सूचक प्रश्न कह रहा है ऐसा प्रश्न जो ऐसे उत्तर को सुझाता है जो पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। जैसे इसका इलस्ट्रेशन एक देखते हैं। तो जैसे ए से पूछा जाता है कि क्या वह दिल्ली में रहता है, और ए कह देता हाँ, तो ये क्या है, ये लीडिंग क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए, जो लीडिंग क्वेश्चन है उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। तो ये 142 कहता है कब नहीं पूछना चाहिए। तो ये कह रहा है सूचक प्रश्न न्यायालय की आज्ञा के बिना मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछे जाएंगे, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अब कहता है 143 कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं। तो कह रहा है प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब 144 ये कहता है लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। तो ये कहता है जिस विषय के बारे में साक्षी की परीक्षा हो रही है, ठीक है, कोई विषय है जिसमें विटनेस है, उसका क्या एग्जामिनेशन हो रहा है, न्यायालय पूछ सकेगा कि क्या वह उस दस्तावेज संविदा आदि में अंतर्विष्ट था या नहीं। तो ये न्यायालय पूछ सकेगा 144 में, ठीक है। और ऐसे दस्तावेज के बारे में मौखिक साक्ष्य दिए जा सकते हैं, ठीक है, मौखिक साक्ष्य भी ले सकता है न्यायालय। तो ये लेखबद्ध विषय के बारे में। तो 144 कहता है जिस विषय के बारे में साक्षी की परीक्षा हो रही है, न्यायालय पूछ सकेगा कि क्या वह उस दस्तावेज या कोई संविदा है उसके बारे में उस केस में अंतर्विष्ट था या नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 145 कहता है
पूर्ववत लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा। तो ये कह रहा है कि पहले से ही कोई लिखे हुए तथ्य हैं उनके बारे में प्रति परीक्षा के बारे में कह रहा है। तो ये कहता है 145 पहले से लेखबद्ध कथन की प्रति परीक्षा के बारे में कहता है। तो कहता है यदि कोई कथन पहले से ही लेखबद्ध है, मतलब पहले से ही लिखा जा चुका है, उस लेख के बारे में व्यक्ति की प्रति परीक्षा की जा सकेगी। यदि उस लेख का खंडन किया जाना है तो व्यक्ति का ध्यान उस लेख की तरफ आकर्षित किया जा सकेगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहले से ही, अगर कोई पहले से ही लिखा हुआ कोई तथ्य है उसके बारे में डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, प्रति परीक्षा की जा सकती है। ठीक है, यदि उसे लेख का खंडन किया जाना है तो क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को बताया जा सकता है कि इसका खंडन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 146 146 कह रहा है प्रति परीक्षा की विधिपूर्ण प्रश्न। तो प्रति परीक्षा है उसमें विधिपूर्ण प्रश्न के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है जबकि किसी साक्षी के से प्रति परीक्षा की जाती है तब उससे आदमिक निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे प्रश्नों को भी प्रश्न पूछे जा सकें जिनकी प्रवृत्ति उसकी सत्यवादिता परखने की है, यह पता चलाने की क्या वह जीवन की स्थिति उसकी क्या है ये पता करने की है, या थर्ड कह रहा है उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है। चाहे ऐसे प्रश्न का उत्तर उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो या उसे किसी शास्त्रीय समर्पण के लिए उज्जहन करता हो या प्रत्यक्ष या परोक्ष उज्जहन करने की प्रवृत्ति रखता हो। ये कहता है 146। तो 146 विधिपूर्ण प्रश्न के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है प्रति परीक्षा में साक्षी की सत्यवादिता परखने, जीवन में उसकी स्थिति जानने, चरित्र पर दोष लगाने जैसे प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ठीक है, जिससे उसका उस जो मैटर है उसकी सही सत्यवादिता पता चल सके। अब आ जाता है 147 कहता है साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। तो ये कह रहा है न्यायालय न्यायित में धारा 132 के अंदर किसी भी साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश कर सकता है। ठीक है, उत्तर देने के लिए न्यायालय कहाँ विवश कर सकता है, 147 में। अब आ जाते हैं 148 कहता है न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाए और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। तो ये कह रहा है 148 ये न्यायालय बताएगा कभी किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा सकता है और विटनेस उसका उत्तर देने के लिए विवश किया जा सकता है विटनेस को या नहीं, ये न्यायालय बताएगा। तो ये कह रहा है 148 न्यायालय तय करेगा कि प्रश्न कब पूछे जाएंगे तथा साक्षी विवश कब किया जाएगा उत्तर देने के लिए साक्षी कब विवश किया जाएगा, तो ये भी न्यायालय बताएगा। ये हमारा कहता है 148। हम ये रिवीजन बेस के हिसाब से कर रहे हैं, पहले हम इसे डीपली कर चुके हैं एक बार। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 149 कहता है युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। तो ये कह रहा है बिना आधार के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये कह रहा है कोई भी प्रश्न ऐसा प्रश्न जो धारा 148 में निर्दिष्ट है नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाला व्यक्ति के पास सोचने के लिए युक्त आधार न हो कि लांछन जिसका उसके प्रवण होता है सुआधारित है। तो ये कह रहा है 149 कि युक्त आधार के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये कहता है कोई भी ऐसा प्रश्न जिसका कोई आधार ना हो या बिना किसी कारण के किसी के चरित्र पर लांछन लगाने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये बताता है हमारा सेक्शन 149। ठीक है, ये हमारा 149 बताता है। 149 कहता है युक्त आधार के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब किसी व्यक्ति को बिना आधार के ही तुम कह रहे हो क्या तुम डकैत हो, तो ये गलत है। ठीक है, ये बताता है हमारा 149, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब आ जाता है आगे। तो ये कहता है 150 युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। अब कहता है 150 कह रहा है कि बिना आधार के प्रश्न पूछ लेते हैं। अब क्या है 149 में मना किया गया है कि आप ऐसे बिना आधार के प्रश्न नहीं पूछ सकते, पर क्या है पर वकील है वो नहीं मानते, पूछ लेते हैं। तो 150 कह रहा है धारा 149 के प्रश्नों के बारे में न्यायालय की प्रक्रिया बताता है। तो ये कहता है यह धारा 149 के अनुसार किसी बैरिस्टर अटर्नी वकील ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो न्यायालय ने मना कर रखे कि ये नहीं पूछना चाहिए 149 में, और वो ऐसे प्रश्न पूछता है तो वह इस मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी को दे सकेगा। या तो बार काउंसिलिंग को देगा या फिर हाई कोर्ट को देगा। ये बताता है हमारा 150। अब आ जाते हैं 151 कह रहा है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न के बारे में बता रहा है।
तो ये कह रहा है किसी वाद या कार्रवाई में अशिष्ट व कलंकात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। न्यायालय ऐसे प्रश्नों को ये रोक देता है। न्यायालय ये कहता है ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते क्योंकि ये अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न है। अब आ जाते हैं हम 152। 152 कहता है अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न, या तो उसे किसी को अपमान या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है न्यायालय अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्नों को प्रश्न करने के कोई प्रश्न करता है तो न्यायालय क्या करेगा, रोक लगा सकेगा, चाहे वे अपने आप में उचित ही क्यों ना हो। ठीक है, तो न्यायालय क्या कह रहा है, अगर कोई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिससे अपमान या क्षुब्ध करने वाले हों तो फिर न्यायालय ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए रोक सकता है। अब आ जाते हैं हम 153। 153 कहता है सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का उपवर्जन। तो ये बताता है 153। 153 कहता है सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का उपवर्जन। तो ये कहता है यदि किसी व्यक्ति को सत्यवादिता परखने के लिए किसी व्यक्ति के चरित्र दोष लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये कहता है हमारा 153। ठीक है, हाँ, पर इसका एक परंतुक है। इसमें अपवाद दे रखे हैं, तो परंतुक में ये कह रहा है मिथ्या उत्तर देने के लिए मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसके लिए उस पर आरोप लगाया जा सकता है, अगर कोई मिथ्या उत्तर देता है तो। ठीक है, और दूसरा कहता है पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। अगर कोई पूर्व दोष सिद्धि हुई है तो उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, अब 154 कह रहा है पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। 154 बताता है और ऐसे ही कहते हैं हम पक्षद्रोही साक्षी। तो ये कह रहा है न्यायालय की आज्ञा से कोई व्यक्ति जो साक्षी को बुलाता है ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि कोई साक्षी उसे बुलाने वाले पक्षकार के विरोध में बात करने लगता है, मतलब उसके विपक्ष में चला जाता है, तो उसे पक्षद्रोही साक्षी कहते हैं। ठीक है, यदि किसी बात में सह प्रतिवादी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं तो वे एक दूसरे के प्रतिपरीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये पक्षद्रोही साक्षी के बारे में बताता है 154। और 154 ये कह रहा है न्यायालय की आज्ञा से कोई व्यक्ति जो साक्षी को बुलाता है ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो प्रतिपरीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि कोई साक्षी उसे बुलाने वाले पक्षकार के विरोध में बातें करने लगता है या पक्षद्रोही हो जाता है तो फिर क्या कर सकता है, वो उसकी प्रतिपरीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछ सकता है 154 में। अब आ जाते हैं 155। 155 कह रहा है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। तो ये 155 कहता है साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्रमण के बारे में बता रहा है। तो ये कहता है किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपरीक्षा द्वारा या न्यायालय की सहमति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्नलिखित आधारों पर अधिक्षेप लगा सकता है। अब 154 में क्या हुआ, वो विपक्षी हो गया, पक्षद्रोही हो गया, तो उस पर 155 में क्या कर सकता है, वो विश्वसनीय पर अधिक्षेप कर सकता है। तो ये कह रहा है तो साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्रमण कर सकता है। तो ये कहता है 155। और 155 कह रहा है कोई विपक्षी पक्ष का न्यायालय की सहमति से साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्रमण करने वाले प्रश्न पूछे जा सकेंगे यदि कोई साक्षी विश्वास योग्य ना हो। कोई साक्षी है जैसे विटनेस था जिसे उसने बुलाया था, अब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पक्षद्रोही हो गया है। तो कह रहा है कोई साक्षी विश्वास योग्य ना रहा हो, साक्षी रिश्वत लेकर या धमकी में आकर झूठ बोल रहा हो, पिछले साक्ष्य का खंडन करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, बलात्कार के मामले में पीड़िता को व्यक्तिचारी दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें क्या किया जा सकता है, तो ये कह रहा है जो विटनेस आया है उसके विश्वास पर अधिक्षेप लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जिसने बुलाया था वो उसके ही खिलाफ बोलने लगा है, तो फिर न्यायालय में कह सकता है जिस पार्टी ने उसे बुलाया वो पार्टी कह सकती है कि ये क्या है, ये विश्वास योग्य नहीं है, या इसने रिश्वत ले ली है, या इसे धमकी दी गई है, या ये झूठ बोल रहा है, ये उसके पिछले साक्ष्य का खंडन करने के लिए, इसका पहले इसने ये कहा था अभी ये कह रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा वो अधिक्षेप लगा सकता है, विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगा सकता है। ठीक है, विटनेस के विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगा सकता है। तो ये बता रहा है 155। अब आ जाते 156। 156 नहीं, अब हम करते हैं 157। 157 कहता है
तथ्य के बारे में पश्चावर्ती अभिसाक्षी की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा। तो ये कह रहा है पूर्व कथनों द्वारा संपुष्टि के बारे में बता रहा है। तो ये कहता है किसी साक्षी का पहले किया हुआ कथन जो उसी तथ्य के बारे में साबित किया जा सकेगा, ठीक है, उसे दोबारा उससे पूछने की जरूरत नहीं है। जो उसने पहले कह दिया है तो वो क्या किया जाएगा, साबित किया जा सकेगा। ये कह रहा है हमारा 157। अब आ जाते हम 158 पर। 158 कहता है 158 कह रहा है साबित कथन के बारे में जो कथन सेक्शन 32-33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। तो ये कह रहा है ऐसे कथन जो धारा 32-33 में सुसंगत है उनकी पुष्टि या खंडन करने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कह रहा है 158। अब आ जाते हम 159। तो 159 कह रहा है स्मृति ताजी करना। तो ये कह रहा है कि कोई साक्षी कि वह परीक्षा के अधीन है किसी ऐसे लेख को देख करके जो स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उसने प्रश्न किया जा रहा है या इतने शीघ्र पश्चात हो कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि उस समय इसकी स्मृति ताजा था अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा। तो ये स्मृति ताजी करने के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति किसी कार्रवाई में अपने द्वारा किसी संज्ञान में बनाए गए लेख को देखकर या उसके सामने किसी और के द्वारा बनाए गए लेख को रखकर उसकी स्मृति ताजी कराई जा सकती है। तो ये अगर वो करना चाहता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, हाँ उसकी स्मृति ताजी कर सकेगा। ये बताता है 159। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट 161 पर। वहाँ ये कहता है 160 धारा 159 में बड़े दस्तावेज में कथित तथ्यों के बारे में परसाक्ष्य। तो ये कह रहा है कोई साक्षी धारा 159 में बड़े तथ्यों को अपनी स्मृति के आधार पर साक्ष्य दे सकेगा। 161 कह रहा है ये प्रतिपक्षी का अधिकार है इसमें 161 में। तो ये कह रहा है स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। तो ये कहता है धारा 159 व 160 के अधीन लेख को परीक्षा के लिए प्रतिपक्षी को दिखाया जा सकेगा, ठीक है। अगर परीक्षा के लिए अगर कोई लेख है उसे दिखाया जा सकेगा प्रतिपक्षी को। अब आ जाते हम 162 कहता है दस्तावेज का पेश किया जाना। तो ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए जो उसके कब्जे में हो न्यायालय द्वारा सम्मन किया गया है तो वह उसे न्यायालय में पेश करेगा, ठीक है। अगर न्यायालय ने उससे कहा है कि वो डॉक्यूमेंट पेश करो तो उसे फिर वो डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे। अब आ जाते हैं हम 163 पर। 163 कह रहा है मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में लिया जाना। अब कोई डॉक्यूमेंट है जो न्यायालय ने मंगाया है या सूचना पेश की गई है तो दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में लिया जाना। तो हमारा ये 163 कहता है यदि किसी दस्तावेज को किसी पक्षकार द्वारा मांगा गया है या उसे पेश की सूचना दी गई है उस दस्तावेज के निरीक्षण के बाद वह साक्ष्य के रूप में पेश किया जाएगा। कोई पक्षकार विपक्षी को नोटिस देकर दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है। ये क्या कह रहा है, तो ये कहता है 163 मंगाने या सूचना पर पेश किए गए दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में देना। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगाया गया है तो फिर उसे साक्ष्य के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। अब 164 कहता है सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्षी के रूप में उपयोग में न लाना। अब कोई डॉक्यूमेंट है उसे पेश करना है, उसके लिए नोटिस दे दिया गया है और उसे वो पेश नहीं करता, उसके बारे में बता रहा है न्यायालय 164। तो ये कह रहा है यदि धारा 163 में दी गई सूचना के बाद कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को पेश नहीं करता है या पेश करने से इनकार कर देता है तो वह उस दस्तावेज को न्यायालय की आज्ञा के बिना साक्ष्य के रूप में कभी आगे उपयोग नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर उसने अभी पेश नहीं किया तो फिर आगे भी आप उसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर सकोगे। ये बताता है 164।
काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि धारा 163 में कोई सूचना दी गई है कोई डॉक्यूमेंट पेश करने की, अब क्या करता है व्यक्ति वो पेश नहीं करता, पक्षकार उसे पेश नहीं करते या पेश करने से इनकार कर देता है, तो न्यायालय कहता है अगर आपने अभी पेश नहीं किया है तो आप उसे अपने उपयोग के लिए आगे भी उसका उपयोग नहीं कर सकते उस डॉक्यूमेंट का। अब 165 कह रहा है प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। 165 में बताता है न्यायालय की शक्ति के बारे में बता रहा, तो ये कह रहा है न्यायालय न्याय के हित में किसी भी साक्षी से किसी भी समय सुसंगत विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा। तो न्यायालय क्या कर सकेगा, कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा, किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश भी दे सकेगा। ये बताता हमारा 165। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे 166 जूरी और असेसरों के बारे में बता रहा है। तो ये जूरी असेसरों वाला प्रोविजन तो अब समाप्त हो गया है। ठीक है, एक इसमें केस था कि एम नानावती वाला केस, उसमें जूरी और असेसरों को क्या कर दिया गया, ये प्रोविजन समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया। अब इसमें सिर्फ एक सेक्शन रह गया है। ठीक है, तो अब हम इस सेक्शन को देख लेते हैं। 166 कह रहा है जूरी असेसर न्यायाधीश की आज्ञा से साक्ष्यों में कोई भी उचित प्रश्न जो न्यायालय पूछ सकता है वो भी जूरी असेसर भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये बताया गया 166 क्या कह रहा है, कोई न्यायाधीश जो प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, पार्टियों से, वो प्रश्न जूरी और असेसर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पर अब जूरी असेसर कहाँ बैठते हैं, अब तो नहीं बैठते, अब तो सिर्फ जज बैठते हैं। अब आ जाता है हमारा लास्ट चैप्टर, और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 11, और ये बताता है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के विषय में। ठीक है, ग्रहण या अग्रहण के विषय में। तो इस चैप्टर में केवल एक ही सेक्शन है, तो इस सेक्शन को 167 कहता है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। अब कोई साक्ष्य है वो अगर ग्रहण कर लिया है तो कह रहा है कि अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए कोई नवीन विचार नहीं, कोई नया ट्रायल नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है साक्ष्य के गलत तरीके से ग्रहण करने के लिए या ना करने के लिए किसी भी मामले का नया विचारण नहीं होगा। ठीक है, अब उसके लिए नया विचारण नहीं होगा जब तक कि न्याय के हित में ऐसा न्यायालय को उचित ना लगे। ठीक है, अगर न्यायालय को उचित लगता है तो न्यायालय करा सकता है, अगर न्यायालय को उचित नहीं लग रहा तो फिर नहीं किया जाएगा। और ये मैटर सिविल और दंडिक दोनों कार्यवाही पर लागू होगा। तो 167 क्या कह रहा है, 167 कहता है अगर कोई साक्ष्य के गलत तरीके से ग्रहण करने के लिए या कोई साक्ष्य उसे ग्रहण नहीं किया है, इसके लिए किसी भी मामले कोई भी केस है उसके लिए कोई नया ट्रायल नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा, जब तो न्यायालय को कोई उचित आधार नहीं लगते। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 167। तो आज हमने एविडेंस कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।